प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी मुझे 4 बड़ी मतलब 4 बिगेस्ट कास्ट फॉर मी आर पुअर, यूथ, वुमेन एंड फार्मर्स। क्या मतलब करना चाहते हैं या क्या किया है उन्होंने लास्ट इस टर्म में या इससे पहले की उनकी जो टर्म थी एज ए प्राइम मिनिस्टर, क्या चीजें की और क्या चीजें रह गई हैं जिसके ऊपर वो कहते हैं कि इन चारों को मैंने टारगेट किया और उसको मैंने मजीद बेहतरी लानी है उसके अंदर। देखिए, एक देश फकर भाई तभी बहुत तरक्की याफ्ता होता है जब देश के हर एक व्यक्ति के पेट में अनाज जाता है, जब देश के हर एक व्यक्ति के सर पर छत होता है, जब देश के हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई एक काम होता है जी। और देश के हर एक बच्चों के पास शिक्षा का प्रावधान होता है, तब वो देश तरक्की याफ्ता कहलाता है। बिल्कुल ये बात आज अब 9 साल में जिस तरह से भारत ने तरक्की की है, जिस तरह से हम पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है, पूरी दुनिया के जितने भी लीडर है वो भारत की तारीफ करते हैं और इसमें कोई इनकार करने वाली बात नहीं है कि वाकई में 9 साल में भारत बहुत सर्वप्रथम गया है। लेकिन भारत के गरीबों के बारे में जो कभी भी नहीं सोचा गया, भारत के पिछड़ों के बारे में जो कभी भी नहीं सोचा गया, भारत के किसानों के बारे में जो कभी भी नहीं सोचा गया, भारत के उन युवाओं के बारे में जो कभी भी नहीं सोचा गया, मेरे भारत के प्रधानमंत्री उस बारे में भी सोचने की पूरी लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। कई बार उन्होंने अपनी स्पीच के माध्यम से अंधा मुसलमानों के बारे में भी बात की है। कई बार उन्होंने अपनी स्पीच के माध्यम से ये भी बताया है कि अल्लाह को आप लोग मानते हैं, उसी कुरान में 800 बार इल्म के बारे में भी लिखा हुआ है, तो मुसलमानों को शिक्षित होना चाहिए। देखिए, एक देश की तरक्की में 4 पिलर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और उसी पर उन्होंने बात की है। नारी शक्ति पर बात की है, युवा शक्ति पर बात की है, फार्मर्स पर बात की है, पुअर फैमिलीज पर बात की है और इसी को फिर अमृत स्तंभ का नाम दिया है भारत के प्रधानमंत्री ने। अपनी रैली में उन्होंने ये भी कहा है कि वो जब तक जिंदा हैं और वो जब तक भारत और राष्ट्र के लिए, इस भारत माता के लिए काम कर रहे हैं, वो गरीबी को दूर करके ही सांस लेंगे। वो उस वक्त तक नहीं थकेंगे, वो उस वक्त तक अब हिम्मत नहीं हारेंगे जब तक वो भारत से गरीबी को कहीं दूर उठा करके ना फेंक दे और उसको वो खत्म ना करते भारत की जमीन से। बहुत खूबसूरत स्पीच थी, बहुत मीनिंगफुल स्पीच थी, बहुत एनर्जेटिक स्पीच थी और उन तमाम लोगों के लिए, चाहे वो एक छोटा सा रिक्शा चलाने वाला हो या अंबानी के लेवल का कोई एक बिजनेसमैन, कारोबारी क्यों ना हो, सबके लिए एक प्रेरणा स्वरूप एक भारत के मुखिया की तरफ से एक स्पीच थी। एक कहना था कि मेरा कर्तव्य तब पूरा होगा जब भारत से गरीबी जाएगी। देखिए, ऐसा है कि जब गांधी परिवार का सरकार था तो इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। उसके बाद राजीव गांधी जी ने भी कहा कि जात पे ना पात पे, इंदिरा गांधी जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। उसके बाद यहाँ तक कि 1990 की मंडल कमीशन की बैठक में भी गांधी जी ने इस नारे को बुलंद किया था। उसके बाद एक गांधी परिवार का चश्म चिराग आया है और उसने ओबीसी को बांट दिया, उसने मुसलमानों को बांट दिया, उसने ब्राह्मण को बांट दिया, उसने क्षेत्रीय को बांट दिया, उसने यहाँ तक के राहुल गांधी जो गांधी परिवार के चश्मो चिराग है, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी मीडिया ग्रुप से लोग आए थे उनको भी धर्मों में बांटा और प्रेस, मीडिया और रिपोर्टर से पूछ डाला कि आप ओबीसी हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्षेत्रीय हैं। तो ये एक ऐसा चश्मो चिराग गांधी परिवार से आया है जिसने ये नारा लगा दिया कि जात पे ना बात पे मोहर लगेगी फिर भी हाथ पे। इंदिरा गांधी जी की बात राहुल गांधी की लात पे और ये राहुल गांधी ले आया पार्टी को फुटपाथ पे। तो भारत के प्रधानमंत्री इसी चीज को अपने भारत के वासियों को बताना चाहते थे कि जो कोई पार्टियां भी, जो कोई लोग भी इस भारत में बैठ करके अपनी चेयर के लिए धर्मों के आधार पर और फिरकों के आधार पर मनुष्य को बांटने की कोशिश करेगा, वो नहीं होगा। क्योंकि हमारे लिए भारत तभी सक्सेसफुल होगा जब भारत की नारी शक्ति बढ़ेगी, जब भारत की युवा शक्ति बढ़ेगी, जब भारत के गरीब
गरीब में शक्ति आएगी जब भारत के किसान, जैसे देश पर सेना होती है जो हमारे लिए रोल मॉडल होता है, जो हमारे लिए बहुत हीरो होता है और वो हमारे लिए सुरक्षा लेकर आता है, उसी तरीके से किसान जो होता है वो हमारे लिए अन्न पैदा करता है। तो जितना महत्वपूर्ण और इज्जत हमारी आर्मी और हमारी सेना के लिए है, उतना ही इक्वल इज्जत हमारे किसानों के लिए भी है जो हमारे पेट में अन्न देता है। तो इसलिए किसानों को भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने अमृत स्तंभ में रखा है और भारत के 4 पिलर में रखा है। बहुत अच्छी बात है और यकीनन ख्याल में, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर बेस, टेक्नोलॉजिकल बेस और बाकी चीज़ें आपस में मिलती है तो फिर आपकी इकोनॉमी और इन सारी चीज़ों में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा नाज़िया, एक चीज़ कंट्रोवर्सी चल रही है लास्ट कई महीनों से, कनाडा और इंडिया का था, अभी उसमें यूएस भी शामिल हुआ। निखिल गुप्ता इंडियन ओरिजिन के हैं, उनको अभी चेक रिपब्लिक में पकड़ा है और अमेरिका कह रहा है कि आप हमारे हवाले कर दे क्योंकि ये हमें मतलूब है। क्या कहेंगी, क्या हुआ क्या कि ये कहते हैं कि ये कहानी अब की नहीं है, ये पहले थी, G20 में ये इसकी डिस्कशन भी हुई, लेकिन बिहाइंड द कर्टन बात हुई, अब ये बात ओपन हुई है और अमेरिका हो या कनाडा हो, बल्कि कनाडा अब ये कह रहा है कि हम कल कह रहे थे तो कोई हमें नहीं सुन रहा था, लेकिन अब यूएस कह रहा है तो यकीनन दुनिया इसको सुनेगी इस बात को। देखिए फकर भाई, बहुत क्रिस्टल क्लियर कहूंगी और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से कहूंगी। अमेरिका, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ओबामा ने जब पाकिस्तान में ओबामा को धर दबोचा था तो कोई एनक्रिप्टेड मैसेजेस कुछ निकाले नहीं? क्योंकि अमेरिका तो तब भी बहुत वास्ट और फास्ट था। तब भी उनके डिप्लोमेट, उनके इंटेलिजेंस, उनके जितनी भी फॉरेन टेक्नोलॉजीज, उनके सिस्टम्स, उनके डिफेंस बहुत बहुत हाई प्रोफाइल थे। तो ओबामा के बारे में उनको, ओबामा और किससे बातचीत करता था इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। क्यों समुद्र में दफना दिया ओबामा को, ये भी नहीं बताया। चलो पाकिस्तान ने नहीं बताया कि ओबामा को 6 साल रखा ही क्यों था, लेकिन कम से कम ओबामा को तो बताना चाहिए था कि उसने उसामा बिन लादेन को कैसे पकड़ा, क्या क्या और चीजें सामने आई, क्यों समुद्र में दफना दिया, क्यों समुद्र में गोद दिया, तो अनइनक्रिप्टेड मैसेजेस उसके कितने निकले थे, तो ये सारी चीजें नहीं बताई। अब मैं बोलती हूँ आपको कि एक तो नहीं ऐसा, क्योंकि कनाडा के पास कोई प्रूफ नहीं है कि निज्जर को भारत के लोगों ने मार दिया, या पाकिस्तान में रोज एक अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं और 72 वर्जिन हुरों के पास टेररिस्ट चले जा रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान की सरकार बोल देगी कि भारत मार रहा है। तो भाई आपकी सेना इतनी कमजोर है क्या? आपकी सेना इतनी अपाहज है क्या? ये मतलब हैंडीकैप है क्या कि आपके देश में घुस करके भारत के लोग मार के चले आ रहे हैं और आप मुंह देखते रह जा रहे हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल। और अगर मार के आ रहे हैं तो सही है भाई कि अब तो भाई हमारा भारत बहुत 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 तरक्की कर चुका है, जो दूसरे देशों की छाती को चीर करके वहां जा करके भारत में के मुजरिमों को आराम से एकदम गोली दाग करके टो और बांसुरी बजा करके चला आ रहा है। तो ये तो बहुत जबरदस्त बात है। तब तो फिर अमेरिका को भी हमसे सीखना चाहिए डिफेंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो फिर कनाडा को भी हमसे सीखना चाहिए कि डिफेंस और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो फिर पाकिस्तान को भी हमसे सीखना चाहिए कि डिफेंस और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट जस्टिस ऑफ न्यूयॉर्क, काफी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। Now Bharat is in 4th or 5th position who have credibility to handle each and everything, to handle his defense systems. तो अभी 4th और 5th positions पर हम हैं। It's not mean कि आप किसी के ऊपर, जैसे कनाडा, जस्टिन ट्रूडो ने इल्जाम लगा दिया, तो बार बार डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कहा ना कि ठीक है आप प्रूफ दीजिए। फिर उसी कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, चलिए एक कमरे में बैठ करके बात करते हैं। क्यों? जब पूरी दुनिया आपसे कहने लगी कि भारत प्रूफ मांग रहा है, आप प्रूफ दे दीजिए, तो फिर आप कमरे में क्यों बैठकर बात करना चाह रहे हैं? तो अब अमेरिका का एक्चुअली क्या हो गया कि अमेरिका जो एक रूल करने की जो उसकी एक हैबिट है, वो वही सोच रहा था भारत के ऊपर भी।
तुम रशिया से नहीं टाई अप करोगे, तुम यूएई से टाई अप नहीं करोगे, तुम उससे वो नहीं लोगे, तुम उसके साथ बायलैटरल रिलेशन नहीं करोगे। लेकिन भारत बहुत न्यूट्रल है। भारत ने हमेशा भारत की सरकार ने, भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने हमेशा से इस बात का बहुत खुले लफ्जों में कहा है कि पहला कि टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन और टेररिज्म इंडस्ट्रीज को वो फिनिश करेंगे, बैनिश करेंगे। दूसरा कि भारत की तरक्की में और भारत के इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट में उनको जिसके साथ भी टाई अप करना होगा, जिसके साथ भी बायलैटरल और ट्रेड के रिलेशंस करने होंगे, भारत को किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। भारत किसी के अंडर रूल बुक में नहीं रहने वाला है। ये बात भारत ने बहुत बार कह दिया है। अब इसमें अमेरिका ने जो अभी वो पन्नू एक तो ठीक है भैया, तुम्हारे पास एंटर कर करके हमारे लोग जा करके गुप्ता जी बेचारे मार रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई किसी इतने बड़े टेररिस्ट पन्नू को, जिसके ऊपर ऑलरेडी हजारों केसेस है, टेररिज्म एक्टिविटीज के केसेस है, जिसके ऊपर इनाम है, जुर्माना है, और अमेरिका में भी काफी सारे पन्नू के ऊपर केसेस है, कनाडा में बहुत सारे केसेस हैं। प्रीवियस अगर हम जाते हैं तो उस वक्त भी खालिस्तानियों के ऊपर बहुत सारे केसेस ऑलरेडी हैं, इंदिरा गांधी के जमाने से लेकर के अब तक में। तो मेरा कहना यह है कि अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाता है, अगर कोई इतने डायबोलिक स्ट्रैटेजी को सेट करता है, प्लान करता है, प्रोग्राम करता है, तो क्या वो वीडियो कॉल पर अपने किसी टारगेट से बात करता है, या क्या वो वीडियो कॉल से अपने किसी इन्फॉर्मा से बात करेगा या व्हाट्सएप पे बात करेगा? भाई इतने बेवकूफ तो राह चलते हुए लोग भी नहीं होते हैं। तो एक इंटेलिजेंस कैसे इतना बेवकूफ हो सकता है कि आपने CC1 और CC2 करके आपने बता दिया कि भाई पन्नू को तुम मारोगे, तुमको $25,000 देंगे। भाई ये तो राष्ट्र की बात है, तुम्हारा गुजरात के केस से तुम्हारा नाम हटा देंगे। ये सब कौन बात करता है? कौन बात करता है? ये सब कोई नहीं बात करता। मतलब आप भारत के लोगों को बेवकूफ समझ रहे हो क्या? मत समझो प्लीज। आप जो ये सीन क्रिएट कर रहे हो और अपने अंदर की जेलेसी को बाहर कर रहे हो, इसको आप किसी और ढंग और तरीके से करो। आप एक तवा सेका हुआ था कनाडा को लेकर के, आपने उसमें रोटी सेकने की कोशिश की है, पर उसमें भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा। और जब अमेरिका इस बात को कह रहा है तो क्या वो उसामा बिन लादेन का प्रूफ देने को तैयार है? तब क्यों नहीं दिया था? और किसी ने अगर मांगा नहीं तो आपको खुद देना चाहिए था। चलिए मैं अभी मांग ले रही हूँ भारत की तरफ से, आप दीजिए कुछ, है ना? तो उसी तरीके से कि भारत अपनी तरक्की के लिए, भारत अपने देश की तरक्की के लिए रशिया से टाई अप करे, बहरीन से टाई अप करे या यूएई से टाई अप करे। आप भारत के बायलैटरल और ट्रेड रिलेशन में आते हैं, आप भारत के फ्रेंड में आते हैं, आप G20 की समिट में आते हैं, लेकिन आप भारत के बाप नहीं बन सकते और कोई भी नहीं बन सकता है। भारत इतना क्रेडिबिलिटी रखता है कि वो अपने निर्णय खुद ले सकता है, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा ईगोइस्टिक लेकर के आप गलत जगह पे आपने तीर लगाया है, जो कहीं ऐसा ना हो कि घूम फिर करके आपको ही वो तीर खाना पड़े। और वही होगा 2-3 दिन में, आप देख लीजिएगा कि जैसे जस्टिन ट्रूडो चुप हो गए और कमरे में बैठ करके बात करने की बात कह डाली, वैसे ही ये भी होगा कि भाई कमरे में बैठ करके बात करते हैं। अच्छा नाजिया, आपने बात की उसामा बिन लादेन की। बिल्कुल एबटाबाद पाकिस्तान का PMA काकूल वहाँ पर है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी वहाँ पर है। उनको 2 मई 2011 में न्यूट्रलाइज किया गया, उनके 3 हेलीकॉप्टर्स आए। लेकिन उसके बाद ओबामा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहा कि भाई हमने ये किया है। लेकिन इंडिया तो गवर्नमेंट, हमने तो डॉक्टर जयशंकर साहब हो या फिर बाकी लोगों, मैं खैर मोदी साहब की बात तो नहीं कर रहा, उन्होंने इस हवाले से कोई बात नहीं की, यकीन फॉरेन ऑफिस ही बात कर, वो तो कह रहे हमारी ये पॉलिसी नहीं है, हमारी ये स्ट्रेटेजी नहीं है कि हम इस तरीके से करें। तो फिर कैसे हम कहें? अमेरिका ने तो कह दिया था कि हमने किया, तो फिर इंडिया भी ऐसा अनाउंस कर सकता है कि कल को न्यू दिल्ली में फॉरेन ऑफिस या फॉरेन जो मिनिस्टर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि हाँ यार, हम हमारे जहां पे इस तरह के लोग होंगे, जिस तरह अमेरिका ने उसामा को मारा, मोहम्मद कजाफी को मारा, सद्दाम हुसैन को मारा, या और बहुत सारी जनरल सुलेमानी को मारा आज से 2-3 साल पहले, रिकॉर्ड पे है ये सारी चीजें, कोई मतलब ढकी छुपी नहीं है ना आपसे ना मुझसे। तो वो कहेंगे इंडिया भी ऐसी कोई चीज कर सकता है कि भाई हमने किया है, बस ठीक है, फाइन, खत्म हो गई बात।
देखिए, मैं आपको याद दिला दूं कि भारत जो है वो अभी डिफेंस बोलिए, इकोनॉमी बोलिए, जीडीपी बोलिए, किसी भी चीज में मतलब बैकफुट पे नहीं है, बिल्कुल फ्रंट फुट पे है। आई एग्री विद यू, बिल्कुल सही है ना? तो अभी क्या है कि जब अमेरिका ने उसामा और सद्दाम हुसैन की आप बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा, मैं तो तब बहुत छोटी थी, बाद में मैंने उन सारी चीजों को पढ़ा है अपने, क्योंकि ऐसे केसेस भी मैं देखती हूँ, तो उन चीजों को मैंने पढ़ा है और उन वीडियोस को भी निकाल के देखा है कि बजाफ्ते पूरे ऑपरेशन को लाइव टेलीकास्ट करके दिखाया गया था, पूरे ऑपरेशन को। तो और बार बार पूरी दुनिया के न्यूज में चल रहा था कि अब अमेरिका की आर्मी पहुंच चुकी है, यहाँ पर उसामा बिन लादेन है, अब यहाँ से ले जाया जाएगा, अब यहाँ से चार्टर्ड पे उसको ले जाया जाएगा, यहाँ गोद दिया जाएगा पानी में। तो भारत इतनी क्रेडिबिलिटी अब रखता है कि वो अपने देश के टेररिस्ट को या देश के हित में खराब करने वाले इंसान को बोल सकता है, गैजेट भेज सकता है, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन खराब नहीं है और ना होंगे यार। तो हम कह सकते थे कि भाई पन्नू से हमें ये प्रॉब्लम है, आप इसको एक्स्ट्राडीट करो। बिल्कुल हम कह सकते थे, हम इस सलाहियत में हैं, हम अप फ्रंट में हैं, हम फ्रंट फुट से चलते हैं ना। ये ओछी हरकत करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम अपनी पूरी डिप्लोमेट को हम भेजते, हम भी लाइव टेलीकास्ट कराते, हम भी एकदम लाइव पर दिखाते कि अब पन्नू के घर के पास हम पहुंच चुके हैं, ये देखिए अब पन्नू नजर आ रहा है, अब हम इसको ले आएंगे चार्टर्ड से और इसको हम गंगा नदी में गोद देंगे। तो वी कैन डू दैट, हम कर सकते थे। हमें ये चोर की तरह छुप करके किसी को मारने की जरूरत नहीं है। वी हैव लीगल राइट कि हमारे देश का ये बुरा किया है और भारत के संविधान में एक्स्ट्राडिशन एक्ट है कि हम उसको उठा करके भारत में ला सकते हैं। आज तक यासीन मलिक है हमारे भारत के जेल में है, तो हम एक्स्ट्राडिट करके ला सकते हैं। लेकिन ये इतना अजीब सा बेवकूफाना हरकत भारत को करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट दो प्राइम मिनिस्टर के बीच में बात हो सकती थी। जब इजी वे भारत के पास था, जब लीगल वे भारत के पास ऑलरेडी था, तो फिर ये चीप हरकत करने की तो जरूरत ही नहीं थी। और कौन ऐसा एक मामूली सा चोर जो पिक पॉकेट करता है ना, वो भी अपने साथी चोर को ये बात मैसेज पे लिख के नहीं बोलता है कि तुझे मैं 500 रुपए दूंगा, 500 रुपए मैं लूंगा, इस आदमी का बटुआ मार दे। ये बात मैसेज पे लिख के कभी नहीं की जाती है, जो CC1 करके दिखाया गया है। तो दिस इज कंप्लीटली एन इडियोटिक सिनेरियो जो अमेरिका ने क्रिएट किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 24 घंटे या 48 घंटे के बाद एग्जैक्टली एज अ जेरोक्स कॉपी ऑफ जस्टिन ट्रूडो वो भी कहेंगे कि कमरे के अंदर बैठकर बात करते हैं। लेकिन अमेरिका ने क्या, मतलब क्यों किया? इतनी क्लोज रिलेशन है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी इंडिया के अंदर, उनको क्या जरूरत पेश आई कि इस तरह की कंट्रोवर्सी खामखा की क्रिएट करे किसी भी वजह से? आई हैड टोल्ड यू कि अमेरिका हैव अ बिहेवियर कि वो अपने आप को अभी भी इस दुनिया का सबसे ताकतवर समझते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि भारत का उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। जैसे चाइना पाकिस्तान पर रूल करता है, तुम ऐसा नहीं करोगे। कोई भी अब अगर भारत में राम मंदिर के बारे में बात होती है तो पाकिस्तान आराम से बोल सकते हैं, लेकिन चाइना में जब मस्जिदें तोड़ के टॉयलेट बनाए जाते हैं तो पाकिस्तान नहीं बोल सकता है। तो चाइना इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पाकिस्तान पे रूल कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम ये करोगे, ये नहीं करोगे। जैसे अभी आप लोगों ने ब्रिक्स में भी जब आपके फॉर्म सबमिट हुए मेंबरशिप के लिए, तो चाइना का उसमें सिक्योरिटी है, चाइना साइन किया है कि हाँ आप दीजिए पाकिस्तान को ब्रिक्स में मेंबरशिप। तो ऐसा कुछ अमेरिका को लगा था कि भारत के साथ मेरे बहुत अच्छा रिलेशन है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप रशिया के साथ रिलेशन मत करो, आप UAE के साथ रिलेशन मत करो, और भारत मान जाएगा। लेकिन भारत क्यों मानेगा? भारत अपफ्रंट में खेल रहा है ना। भारत को किसी के गाइडलाइन या किसी गार्जियनशिप की जरूरत नहीं है। भारत के मुखिया, भारत के गार्जियन श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। भारत का गार्जियन किसी को बनने की जरूरत नहीं है, भारत के बायलैटरल रिलेशन को किसी और को तय करने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा ईगो का इश्यूज है जिसको एक बदनुमा चेहरा दिया गया है। एंड मुझे ऐसा लगता है, मैं फिर से कहूंगी, स्टिल आई एम स्टिक विद माय अर्लियर स्टेटमेंट कि आप 48 घंटे कीजिए, दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व वेरी स्मूथली। बिल्कुल सही है, और यकीनन डायलॉग्स के जरिए बहुत बड़ी चीजें
सॉर्ट आउट होती हैं और इसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी अगर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आके बात हो रही है, इज़राइल और उसके बीच में बात हो रही है, तो यकीनन पाकिस्तान और इंडिया को भी इस तरीके से देखना चाहिए कि चीज़ों को कैसे